आज की हमारी वर्कशीट है 23 सितंबर 2020 के लिए कार्यपत्रक नंबर 35 और आज की हमारी वर्कशीट ली गई है हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है आज की वर्कशीट में। ये पढ़ना शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इसमें कवि फागुन के मौसम, फागुन की ऋतु की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस समय प्रकृति इतनी सुंदर और इतनी मादक दिखाई देती है, चारों तरफ का वातावरण, कि उनसे जो है आंखें नहीं हट रही हैं, अट नहीं रही हैं आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वो इस प्रकृति में, इस वातावरण में समा ही नहीं हो पा रही है, समाहित ही नहीं हो पा रही है। यानी कि प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में अभी दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐसा लगता है जैसे इस समय फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में भर गई है और ऐसा लगता है कि जैसे फागुन इस सुगंधित वातावरण में सांस ले रहा हो और घर घर भर रहा हो, यानी कि हर जगह उसकी महक विद्यमान है। और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कि फागुन जो है आसमान में उड़ने को तैयार है, उसने अपने पंख फैला रखे हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो आगे कवि कहते हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि कवि जो है फागुन की इस ऋतु के, इस मौसम के सौंदर्य से अपनी नज़रें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वो उनसे चाह कर भी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं। और पत्तों से लदी डाल, दालों पर हरे भरे पत्ते लदे हुए हैं, कहीं पर जो है लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कि ऐसा लगता है कहीं पड़ी है उर में, उर यानी कि हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, जैसे वृक्षों के ऊपर पुष्पमालाएं उनके गले में डली हुई हैं, जिनकी मंद मंद गंध वातावरण में फैली हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, मतलब पाट पाट यानी कि जगह जगह शोभाश्री यानी कि उनकी सुंदरता पट नहीं रही है, यानी कि समा ही नहीं पा रही है। अब हम जो कविता में दिया हुआ है, जो इसका सरलार्थ इस वर्कशीट में वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब हवा चलती है तो सारा वातावरण भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा होता है जैसे तुम, यानी कि फागुन माह, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ, पर मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। यहाँ फागुन माह का मानवीय कर्ण किया गया है। मानवीय कर्ण मतलब कि प्रकृति को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वह मानव है, मानव की तरह सांस ले रही है। उसने अपने गले में मंद मंद यानी कि भीनी भीनी खुशबू फैलाने वाले फूलों की माला डाली हुई है। तो जब हम प्रकृति की इन चीज़ों के ऊपर, जब हम किसी मानव की छवि की कल्पना करते हैं, यानी कि वे कार्य, उन कार्यों की कल्पना करते हैं जो कि मानव करते हैं, तो वहाँ पर मानवीय कर्ण अलंकार होता है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे नए नए कोमल
पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीयकरण अलंकार है। अब इनके शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अट। अट यानी कि समाना, पाट पाट जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, और पट समा नहीं रही है। अब ये इनके प्रश्न उत्तर हैं बेटा। पहला प्रश्न है कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं हमारी नज़रें उसी पर अटक कर रह जाती हैं, इसी प्रकार कवि जो है प्रकृति की सुंदरता, फागुन माह की सुंदरता को देखकर इतना प्रभावित है कि वो उससे नज़रें हटाना चाह रहा है, लेकिन उनकी नज़रें हट नहीं पा रही हैं। दूसरा प्रश्न है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? और तीसरा प्रश्न है प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है? सोचकर बताइए। और इन प्रश्नों के उत्तर बेटा मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखिएगा, इनको पढ़ते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? जब हम कोई वस्तु, कोई बहुत ही सुंदर वस्तु या दृश्य देखते हैं तो हमारी आँखें उस पर अटक कर रह जाती हैं। फागुन भी सौंदर्य और मादकता से भरपूर है, इसलिए कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है बेटा। प्रश्न नंबर 2 है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन की ऋतु में वातावरण स्वच्छ और सुंदर होता है, आसमान नीला और साफ सुथरा दिखाई देता है, प्रकृति हरियाली और सौंदर्य से भरपूर होने के साथ साथ फल फूलों से लदी रहती है, फूलों की भीनी भीनी सुगंध लिए शीतल पवन बहती रहती है, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। ऐसा नज़ारा बाकी ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता। तो ये है कि फागुन में ये सब चीज़ें होती हैं। फागुन यानी कि वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में ही जो है ये फागुन जो है, वसंत ऋतु और फागुन दोनों आपस में एक दूसरे से गहरे रूप से संबंधित हैं। तो दोबारा देखते हैं। तो वातावरण के बारे में दिया हुआ है कि वातावरण कैसा होता है, आसमान कैसा होता है, प्रकृति कैसी दिखाई देती है, फूलों की भीनी भीनी सुगंध, पवन, ठीक है, तितलियाँ। तो ये सारे नज़ारे इसमें बहुत ही प्रभावित करते हैं मन को, बहुत ही मन को मोहते हैं, इसलिए फागुन की ऋतु जो है बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है? सोचकर बताइए। तो प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी। आम के वृक्षों पर बोर आने लगते हैं, सरसों के पीले फूल वातावरण का सौंदर्य और बढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति उत्सव मना रही हो। और वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ये धरती, हमारी ये धरा एक दुल्हन की भांति सज धज कर तैयार हो गई हो। अगला है मानवीयकरण अलंकार के 2 उदाहरण। तो एक है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। ठीक है, फागुन के ऋतु के विषय में लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि फागुन जो है सांस ले रहा हो और घर घर भर रहा हो, यानी कि हर जगह उसकी सुंदरता विद्यमान हो। तो फागुन वास्तव में सांस नहीं लेता, तो इसलिए फागुन को एक मानव की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। दूसरा है कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यानी कि जो वृक्ष हैं उस फागुन के मौसम में वृक्षों के गले में मंद मंद गंध फैलाने वाली पुष्पों की माला पड़ी हुई है, यानी कि पुष्पों की माला पहनी हुई है। तो वास्तव में ये हम इस पर भी हम जो है कवि ने वृक्षों की तुलना ऐसे की है जैसे कोई मानव, क्योंकि माला तो मानव ही पहनते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि प्रकृति पर जो है मानव का जो है रूप दिखाया गया है, इसलिए वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। तो ये तो इसके प्रश्न उत्तर हुए बेटा। अब आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार
होता है। जैसे फूल हंसे, वास्तव में फूल तो नहीं हंसते, मानव हंसता है, बच्चे हंसते हैं। कलियां मुस्कुराई, इस उदाहरण में हंसना और मुस्कुराना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है प्रकृति की चीज़ों में। तो यहाँ पर मानवीय का अलंकार होता है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में मानवीय अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखिए, जो अभी हमने पढ़े हैं बेटा, वो 2 उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब आगे दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, उनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ागोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला और सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। अब गतिविधि जो है, एक्टिविटी क्या करनी है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी है और वह इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। तो आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं, यानी कि हमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, उनकी रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। तो ये मैंने आपके लिए बच्चों किया हुआ है यहाँ पर। ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उसके उपरांत उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल अवस्था में इनकी माँ की मृत्यु हो गई और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते इनके पिताजी भी साथ छोड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इन्होंने पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई और भाभी को खो दिया। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने जीवन से समझौता न करते हुए बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीना उचित समझा। इलाहाबाद से इनका विशेष लगाव लंबे समय तक बना रहा। निराला जी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। निराला सचमुच निराले व्यक्तित्व के स्वामी थे। निराला का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात, यहाँ पर उदात आएगा बेटा, उदास नहीं आएगा, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, उदात यानी कि उदार स्वरूप। यहाँ पर इसकी जगह उदास की जगह उदात जो है ये आएगा। तो आगे पढ़ते हैं। प्रकृति का उदात चित्र उपस्थित है। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, यानी कि कविता बंधी हुई नहीं थी, वो मुक्त छंद का प्रयोग करते थे। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं था कि एक पहरा दूसरी पहरे से कनेक्टेड हो, मतलब मुक्त रूप से लिखते थे वो, एक पहरा दूसरे पहरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है, यानी कि वो विरोध भी करते थे सत्ता की गलत नीतियों का। अब आगे है कि हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में वो एक माने जाते हैं। तो एक तो हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरे थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है और सन 1961 में इनका देहांत हो गया था। अब ये मैंने उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ लिखी हैं। देखो प्रकाशित कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं उनकी। एक काव्य संग्रह है सबसे पहले अनामिका। ये आप जो बेटा पढ़ना सारे, लेकिन आप जो है याद करने के लिए जो है कुछ एक चुन सकते हो जो आसानी से आपको याद हो जाएं। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, गीता कुंज, सांध्यकली
और अपरा। उसके बाद इनके उपन्यास दिए हुए हैं, ये हैं उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिया, चोटी की पकड़, ये हैं। इसके बाद इनके कहानी संग्रह हैं जो हैं लिली, सखी, सुकुल की बीवी, और ये निबंध हैं उनके रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन संग्रह, पुराण कथा महाभारत। तो ये इनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं और निबंध हैं। इसके अलावा ये बाल उपयोगी साहित्य यानी कि बच्चों के लिए जो लिखे हुए हैं, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियाँ। तो ये था हमारा। इसके अलावा अनुवाद भी करे उन्होंने, जैसे रामचरितमानस के विनय भाग का 1948 में खड़ी बोली हिंदी में पदा अनुवाद किया है। आनंद मठ का बांग्ला से गद्य अनुवाद किया है। तो ये इनके अनुवाद थे, काव्य संग्रह थे, बाल उपयोगी साहित्य थे और कविताएं थी। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में है। आपको जितना ठीक लगे आप उस हिसाब से उतना ही लिख लीजिएगा, और बाकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा जो आपको आगे काम आएगा। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी बच्चों, वर्कशीट नंबर 35। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।